ओके सो कल तक हमने जो है वो पोलराइजेशन और लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के हवाले से अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो है वो हमने नेक्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले कल भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, तो उस हवाले से एक डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि चीज़ों के डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली तो आपको पता है कि कैसे निकाले जाते हैं। आप वैक्यूम में और डाइलेक्ट्रिक में, दोनों में किसी चीज़ को रखते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, और उससे आपको पता चलता है कि जो मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन आएगी, वो आप मेजर कर लेते हैं। लेकिन थियोरेटिकली इसको समझना, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरा एक मुश्किल काम होता है। और उसमें मैंने बताया था कि देर आर बेसिकली मेन टू प्रोसेस होते हैं। ठीक है। टू प्रोसेसेस ऑफ पोलराइजेशन, के किसी चीज में पोलराइजेशन कैसे होती है। उसका एक प्रोसेस जो है वो मतलब ये सिंपल एटॉमिक व्यू होता है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो पहले से अनपोलराइज था, यानी उसके अंदर जो है वो डायपोल्स मौजूद नहीं थे। ठीक है। उसके अंदर जितनी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी वो रैंडम थी। तो रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पोलराइजेशन कैसे आती है कि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है। और उसके नतीजे में चार्जेस जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, और मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डायपोल्स बन जाते हैं इनसाइड मटेरियल। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, यानी अगर आपके मटेरियल में पहले से डायपोल्स मौजूद ना हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ मटेरियल्स के अंदर ऑलरेडी से डायपोल्स मौजूद हों। अगर ऐसे मटेरियल्स हों जिनके अंदर ऑलरेडी डायपोल्स मौजूद हों, लेकिन वो मटेरियल भी अनपोलराइज्ड है, मतलब ये कि उनके डायपोल्स भी रेंडमली ओरिएंटेड है। यानी डायपोल्स तो हैं लेकिन नेट पोलराइजेशन जीरो है। मतलब ये कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है, उसके अंदर ऑलरेडी डायपोल्स तो हैं, लेकिन वो सारे डायपोल्स जो हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं। तो इस वजह से अम, उनकी जो नेट पोलराइजेशन है वो क्या है, जीरो है। तो कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि इनमें डायपोल्स ऑलरेडी फ्रोज हो चुके हैं, यानी जमे हुए हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह के ऊपर स्टेबल, जो भी उसकी लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है पॉसिबल, उस तरह से वो उन्होंने वो कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है। तो ऐसे केसेस के अंदर जब आप फिर वही काम करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फील्ड अगेन, तो मुख्तसरन अब मैं लिखता हूँ। तो उससे क्रिएट डायपोल्स नहीं होते, बल्कि ये होता है अलाइन डायपोल्स। तो उन मटेरियल्स में जिनमें ऑलरेडी डायपोल्स मौजूद होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, उन पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एनर्जी लगा के उन डायपोल्स को अलोंग द फील्ड जो है वो अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है, ये फिर क्या करता है, एक नेट पोलराइजेशन उस मटेरियल के अंदर पैदा करता है। तो ये दो यानी बेसिक मॉडल है। फिर मैंने आपको कल स्प्रिंग वाले मॉडल की भी मिसाल दी थी कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी मटेरियल के अंदर, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं। अम, अच्छा, मैं कुछ एस्टिमेट्स यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ कि अब जो मादे की मुख्तलिफ हालतें हैं, मसलन गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो हैं उनमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या जिसको आप बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी जो है, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि डिफरेंट मटेरियल्स को हम मॉडल किस तरह करते हैं। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले अगर गैस की मिसाल लीजिए,
अब गैस की प्रॉपर्टी आपको पता ये होती है कि गैस का अगर मैं एक गिवन वॉल्यूम ले लूं, सो लेट्स से एक क्यूबिक वॉल्यूम में ले लेता हूं, जिसकी हर साइड जो है वो एक मीटर के बराबर है। ठीक है, मीटर मीटर, और एक तीसरी डिमेंशन भी इसके अंदर आएगी। तो ये एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होगा। अब इसके अंदर एक अगर गैस होगी, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा आपस में उनके दरमियान फासला होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान काफी ज्यादा फासला होगा। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जब आप लेंगे तो हर गैस की एक डेंसिटी होती है, यानी गिवन वॉल्यूम के अंदर उसकी क्या डेंसिटी होती है। एक टिपिकल जो गैस होती है उसकी डेंसिटी आमतौर पे, अगेन ये बहुत सिंप्लीफाई मैं करके चीजें ले रहा हूँ, जो टिपिकली डेंसिटी होती है किसी गैस की, उसका ऑर्डर होता है रफली 10⁻25 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं पर मीटर क्यूब। यानी इस क्यूब के अंदर अगर मैं गैस ले लूं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे, टिपिकली, मैं सिर्फ एस्टिमेट लगाने के लिए इसकी बात कर रहा हूँ, उसका ऑर्डर 10⁻25 होता है। अच्छा, अब अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल मेरे पास हो, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास डायपोल मोमेंट हो पी, दिस इज द डायपोल मोमेंट, तो एन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा, एन पी। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर एक है, हाँ यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हर डायपोल मोमेंट इंडिपेंडेंटली मौजूद है। ठीक है, तो ये फिर एक और मैंने अजम्पशन यहाँ पे लिया है, एक और सिंप्लीफिकेशन कर दी है। अच्छा, अम, अगर ये अब अज्यूम कर लिया जाए तो फिर मैं एस्टिमेट करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सच अ गैस। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज एप्सिलॉन या परमिटिविटी ऑफ सच अ गैस। तो ऐसी गैस की परमिटिविटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो परमिटिविटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। अम, चलें स्टार्ट से स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि पी को हमने जब लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स में लिया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से पहले आप काई ई निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है जी। सो पी की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें टोटल, तो कैसे लिख सकते हैं। पी की टोटल वैल्यू जो टोटल पोलराइजेशन उसके अंदर आएगी, वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो इसके बराबर है, कैपिटल पी एन पी जो मैंने बोला था, क्योंकि एक डाइपोल अगर पी दे रहा है तो टोटल पोलराइजेशन जो होगी वो पर यूनिट वॉल्यूम एन पी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एन जो है उसके अंदर ऑलरेडी पर यूनिट वॉल्यूम मौजूद है। सॉरी, ये तो डेंसिटी है, लेकिन इसको भी लिख लेता हूँ मैं, एन इज मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जरा यूनिट्स का ख्याल रखना है। सो एन जो है दैट इज मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और पी जो है वो डाइपोल होता है। तो एन और पी का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो पोलराइजेशन होती है। तो ये वाला पी जो है वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, सो पी विल बी इक्वल टू एन पी स्मॉल पी एप्सिलॉन नॉट ई। अच्छा, अब आपको याद होगा कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हमने डिफाइन की थी, जो डिफाइन होती थी कि अगर मेरे पास पोलराइजेशन हो, सॉरी, अगर मेरे पास डायपोल मोमेंट हो पी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ पी इक्वल्स व्हाट, अल्फा ई।
वेयर अल्फा इज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, राइट। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करूं, तो काय ई susceptibility will be equal to n alpha over epsilon naught। अब अगर मैं डायरेक्ट्रिक की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस काय ई, एंड अगर आप इसकी वैल्यू प्लग इन कर दें तो n अल्फा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर अ गैस। ठीक है, एक गैस के लिए अगर हम एक गैस को इंडिपेंडेंट डाइपोल्स के तौर पे अज्यूम करें तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसका एस्टिमेट लगाना है तो आपको कोई ना कोई गैस के लिए अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको अल्फा पता है तो आप इजीली एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि एन जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो रफली 10⁻25 होता है पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ टिपिकल गैस। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये मैं अब कॉपी कर रहा हूँ वैल्यू इंटरनेट से, कि जो अल्फा होता है मीथेन गैस के लिए, इसको आमतौर पे ना एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को जब डिफाइन किया जाता है तो एक खास तरह के यूनिट्स में डिफाइन किया जाता है। तो वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो क्या होते हैं। आप अक्सर लिटरेचर में देखेंगे तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया होता है, अल्फा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जो है इंटरनेट से मुझे जो मिली, चले मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखता, अगेन हम ऑर्डर्स पे ही काम कर रहे हैं। तो वो होती है 10⁻⁻30, और उसका यूनिट बन जाता है मीटर क्यूब। वो डायमेंशनल एनालिसिस आप करके देख लें। तो इसका मतलब है कि मैं अल्फा की वैल्यू जो है वो प्लग इन कर सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अम, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻30। अब अगर आप ये अल्फा इस्तेमाल करें और एन जो है वो 10⁻25 हो, ठीक है, तो फिर आपका जो एप्सिलॉन है, हम्म, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, ये भी आपको, ये एसटीपी कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर एन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली होती है 2.8 इंटू 10⁻5 25 पर मीटर क्यूब। और अल्फा की वैल्यू जो है वो होती है मीटर क्यूब। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, वो होती है 8.85 10⁻⁻12। और मुझे अब इसके यूनिट सही तरह से नहीं याद, आई थिंक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कुछ तरह कुछ होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप ये सारी वैल्यूज प्लग इन करें तो आपका जो एप्सिलॉन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.00091। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीथेन। तो इस तरह से वो जो टेबल आपने देखा होगा ग्रिफिथ में भी या कहीं भी, आप पता करें कि जी थ्योरेटिकली किसी भी गैस का आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो वो आप का ये फार्मूला सिंपल जो है, दिस इज द फार्मूला यू यूज टू फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक। um, ये तो हो गया गैस के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करें। एक फैक्टर मेरे माइंड में आ रहा था, वो ये है कि अगर आप इस फैक्टर को देखें, एन अल्फा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला जो फैक्टर है, डिड आई मिस 4 पाई समवेयर, नो, ओके। तो इस फैक्टर की जो वैल्यू है वो रफली होती है 10⁻⁻30। अभी आपने ऊपर देखा वो, ठीक है, ये सारे अल्फा और एन वगैरह मिला के, नहीं सॉरी, एन नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फैक्टर की, हाँ, इसके अंदर एन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अल्फा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मीथेन के लिए भी मैंने लिखी 10⁻⁻30 है। और एन जो होता है दैट इज रफली 10⁻25। तो अगर मैं एन अल्फा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालूं तो दैट विल बी 10⁻⁻5, विच इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही स्मॉल होती है। और ये बता, और ये आपको क्या बता रही है, ये क्वांटिटी बताती है आपको, दिस क्वांटिटी, कि कितने, यानी अगर आपके पास एक वॉल्यूम था
जो मैं फिर क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर मेरे पास एक वॉल्यूम क्यूब हो, तो उस वॉल्यूम क्यूब के अंदर जो एटम्स हैं उन्होंने कितना हिस्सा घेर रखा है उस पूरे वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मीडियम कह सकते हैं आप। ठीक है, कवर्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हैं 10⁻⁵ इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो अगर आपके पास पूरा वॉल्यूम हो, तो गैस जो है वो उसका वन यानी 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही होती है। लेकिन अगर अब आप सॉलिड में चले जाएं, तो ये मैंने गैस के लिए लिखा था ना सारा कुछ, कि अगर आप सॉलिड या लिक्विड में चले जाएं, इन सॉलिड और लिक्विड फेज, ये जो नंबर होता है n α/4πε0, ये रफली 1 के बराबर हो जाता है। मतलब ये क्यों 1 के बराबर हो जाता है? क्योंकि सॉलिड या लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत करीब एक दूसरे के होते हैं, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के करीब होने की वजह से जो फ्रैक्शन, अगर आप एक पूरा वॉल्यूम लें सॉलिड का, तो जितना सॉलिड का या लिक्विड का वॉल्यूम होगा, उतने ही उसके रफली मॉलिक्यूल्स होंगे। अगेन लिक्विड और सॉलिड में थोड़ा फर्क है। लिक्विड के अंदर आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होती है, उनके अंदर में जो मीन फ्री पाथ होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर वो बहुत ही कम होता है। लेकिन कुछ इन बिटवीन स्टेट्स आप ले सकते हैं। बहरहाल, इन एनी केस, जो गैस का हमने मॉडल लगा के यहाँ पर जो मॉडल हमने लगाया था कि इंडिपेंडेंट डायपोल्स हैं और आप उनको बस जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, ये मॉडल सॉलिड या लिक्विड में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं डायपोल्स के दरमियान। तो फिर आपको जो है वो उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। इसकी एक मिसाल के तौर पे, जो मैंने बात की है, इसके प्रूफ के तौर पे, लेट्स से वाटर का जो है वो देखते हैं कि क्या केस होता है। अगर मेरे पास वाटर हो और मुझे कहा जाए उसका डाइलेक्ट्रिक निकालें कांस्टेंट, तो वाटर में रफली रूम टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो होते हैं 10⁻28 पर क्यूब। पहली चीज देखें, आपको यहीं से नजर आ गया लिक्विड और गैस का फर्क। गैस में मैंने लिखा था कि टिपिकली जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर होती है, और जब मैंने लिक्विड की बात की है तो ये 10⁻28 पे चला गया है। तो ये रेशो है बिटवीन सॉलिड सॉरी लिक्विड एंड गैस फेज। ठीक है, तो अगर गैस, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एन ऑफ गैस लूं और उसको डिवाइड कर दूं एन ऑफ लिक्विड के साथ टिपिकली, तो दैट बिकम्स 10⁻⁻3। जिसका मतलब, या दूसरी तरह अगर आप देखें तो एन लिक्विड जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10,000 टाइम्स एन गैस। वही लिखा है ना मैंने? हाँ। तो जिसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, वो गैस से तकरीबन 1,000 गुना ज्यादा होती है, जो कि कॉमन सेंस में समझ भी आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, उनके बॉन्ड्स बने होते हैं आपस में। तो लेट्स से वाटर की ये हमारे पास टिपिकल डेंसिटी है, और वाटर के ऊपर भी मैं वही मॉडल लगाता हूँ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स वाला, हालांकि है नहीं। तो मुझे पता है कि मेरी एजम्पशन रॉन्ग है, तो मेरा आंसर भी रॉन्ग आएगा, और यही मैं आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो अगर गैस वाला मॉडल हम लें कि जो डायपोल्स हैं मटेरियल के अंदर, और वो इंडिपेंडेंटली जो है ना वो बैठे हुए हैं, और आप उनको पोलराइज कर रहे हैं, तो ईच डायपोल जो होता है वाटर का, उसका डायपोल मोमेंट रफली बराबर होता है 6, उसकी वैल्यू होती है 6.1 10⁻⁻30, इतनी की होती है, राइट। तो अगर आप ये वैल्यूज लगा के पोलराइजेशन निकालें, तो पोलराइजेशन निकलती है रफली 0.2। मैं यूनिट्स अब नहीं लिख रहा, लेकिन आप लिख सकते हैं यूनिट्स। ठीक है, पोलराइजेशन का यूनिट भी आप लिख सकते हैं, पी का यूनिट भी मैं लिख नहीं रहा, आप देख लीजिएगा इन्हें। और फिर अगर मुझे कहा जाए कि पी ओवर एप्सिलॉन नॉट निकालें, तो वो रफली निकलता है 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, दिस इज अ वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पानी पे लगाऊंगा तो वो वैसे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड मॉडल। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वाटर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक,
या उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर टेम्परेचर का भी किरदार होता है। टेम्परेचर का किरदार किस तरह आता है? मॉलिक्यूल्स की थर्मल मोशन की वजह से। अब इसके अंदर थोड़ी सी थर्मोडायनामिक्स आ जाती है, लेकिन ये इतनी मुख्तलिफ नहीं है जितना कि ये भी सेम ही चीज़ है जो आपने मैकेनिक्स में देखी होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें अक्सर किया जाता है आम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। वो क्वेश्चन ये है कि जो हवा के मॉलिक्यूल हैं, हवा भी तो एक गैस है ना, हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे, जमीन इतनी भारी है तो हवा के सारे मॉलिक्यूल जो है वो जमीन के ऊपर गिर क्यों नहीं जाते? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे कभी सोचिएगा आप कि व्हाई डोंट दे फॉल ऑन द ग्राउंड। अगर जमीन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तो दे शुड फॉल ऑन द ग्राउंड, तो क्यों नहीं वो गिरते? और यहाँ पे मैं एयर की रीजन, वो एयर की ही बात कर रहे हैं। अब एयर को तो आमतौर पे आप लेते हैं ना रेजिस्टिव फोर्स, उस सेंस में नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एयर इट सेल्फ वो जमीन पे क्यों नहीं गिरती? ठीक है ना? तो और हमारे जमीन की सतह के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि वो फ्लोर के ऊपर क्यों नहीं चीजें आ जाती? बट थिंक अबाउट इट, तो ऐसी ही चीज जो है वो डायपोल्स के बारे में भी होती है। ये बेसिकली रिलेटेड होता है कि लेट से, आपको पता है ना फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि चीजें अपने एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती हैं, यानी अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करती हैं। तो फर्ज करें मेरे पास अगर एक पोलराइज अनपोलराइज मटेरियल था और मैंने उसको पोलराइज करना स्टार्ट किया। जब मैं इसको पोलराइज स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा? दो दो आइडियल केसेस हैं। एक आइडियल केस ये है कि सारे डायपोल जो हैं वो मेरे एक्सटर्नल फील्ड के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाए 100%। तो ये उनकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होगी। दूसरा पॉसिबल जो है, पॉसिबिलिटी जिसमें वो अपनी एनर्जी को लो कर सकते हैं, वो ये है कि सारे डायपोल अपोजिट हो जाएं उसके, क्योंकि पी डॉट ई होती है ना एनर्जी, तो पी क्रॉस ई होती है ना टॉर्क, जो टॉर्क इसके ऊपर लगती है, डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगती है जब आप फोर्स लगाते हैं, तो वो आई थिंक, मुझे अब याद नहीं, पी क्रॉस समथिंग होती है। तो ये दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन ये दोनों आइडियल केसेस हैं। रियल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नहीं होता कि सारे जो है डायपोल परफेक्टली अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या फिर वो यानी पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए। ये परफेक्ट परफेक्ट सिचुएशन जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं होती, बल्कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ जो है वो रैंडमाइजेशन रहती है। और ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एग्जैक्टली परफेक्टली अलाइन नहीं होते, ना पैरेलल परफेक्टली होते हैं ना एंटी पैरेलल होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डायपोल्स की ऐसी होंगी जिसमें एनर्जी मैक्सिमाइज होगी, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी जिसमें एनर्जी लोएस्ट होगी। तमाम डायपोल लोएस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये वो वाले वही क्वेश्चन जो मैंने शुरू में किया था उससे रिलेटेड है कि सारे हवा के मॉलिक्यूल जमीन के ऊपर नहीं गिरेंगे। कितनी फ्रैक्शन उनकी गिरेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम। आपके मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। तो इधर भी डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पर डिपेंड करेगा। और डायपोल की एनर्जी आपको पता है क्या होती है? पी डॉट ई। ठीक है, डायपोल मूवमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो दैट गिव्स यू द एनर्जी। सो ये एनर्जी हो जाएगी पी ई, विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। मैं ज्यादा ही टाइम लगाने लग गया हूँ इस पे, हालांकि हमें मैग्नेटोस्टैटिक की तरफ जाना था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें ताकि आपको पता चले कि सोचा कैसे जाता है, इमेजिन कैसे किया जाता है चीजों को। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, ठीक है, तो ये पीई आ गई। अब इस एनर्जी के साथ आता है उस मटेरियल का टेम्परेचर, जो मैंने थर्मल एनर्जी की बात की, क्योंकि अंदर थर्मल मोशन भी पाई जाती है। वो थर्मल मोशन इनको परफेक्टली अलाइन होने नहीं देती। तो उस थर्मल मोशन के साथ मुझे इसकी रेशो लेनी पड़ेगी। अब थर्मल एनर्जी को अगर आप इक्विलिब्रियम के अंदर देखें तो वो पार्टीशन थ्योरम और बाकी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो वो होती है के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसके साथ छोटा सा बी भी समटाइम लगा लेते हैं। सो दैट्स द थर्मल एनर्जी जो कि आपके सिस्टम में पाई जाएगी एट टेम्परेचर टी, अगर आपका टेम्परेचर टी पे होगा। तो इन दोनों एनर्जीज का समझ लें मुकाबला हो रहा था। थर्मल एनर्जी उसको रैंडमाइज करना चाह रही होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जो है वो पैरेलल करना चाह रहा होता है, तो उन दोनों का मुकाबला हो रहा होता है। और उनकी फ्रैक्शन ये तय करती है कि कितने डायपोल अलाइन होंगे और कितने नहीं अलाइन होंगे। सो फ्रैक्शन ऑफ डायपोल्स, ठीक है,
जो कि जिसको मैं बोलता हूँ कि लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, ओरिएंटेड टूवर्ड्स लोअर एनर्जी स्टेट। एंड बाय द वे, अगर अगर इसी की जगह मैं डायपोल की जगह मान लें कि हवा के मालिक्यूल ले लूं, तो ये क्या होगा? ये सिंपली mgh/kT हो जाएगा, राइट? लेकिन हमारे केस के अंदर चूंकि डायपोल्स की एनर्जी है, तो हम इसको लिखेंगे pe/kT। तो सेम लॉजिक जो आपने हवा के मॉलिक्यूल्स पे लगाई थी, वो सेम लॉजिक जो है वो डायपोल्स के ऊपर भी लगती है। बट एनीवेज, तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो आपके आपके जाएंगे, और ये वो फ्रैक्शन है जिसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने टोटल पोलराइजेशन के साथ। तो पहले जो मैंने मॉडल लिया था, पीछे जाएं जरा, गैस का जो मॉडल था, किधर गया, हाँ, उसमें मैंने कहा था कि टोटल पोलराइजेशन एन पी के बराबर होती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर सारे मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएं परफेक्टली। और गैस में तो ये अजम्पशन बहुत अच्छा काम की, लेकिन लिक्विड में ये अजम्पशन अच्छी काम नहीं करती, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द थर्मल एनर्जी डोमिनेट कर जाती है उसमें। तो इस वजह से अब मैं फिर जब पोलराइजेशन टोटल लिखूंगा वाटर के केस में, तो पहले मैं वो गैस वाला फार्मूला लिखूंगा एन पी। चलें अब वेक्टर से जान छुड़ा लें अपनी, बस, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर रहे हैं। तो ये होनी थी, लेकिन मुझे साथ अब एक फ्रैक्शन ऑफ डायपोल्स, क्योंकि सारे डायपोल ऐसे नहीं कर रहे, तो कितने कर रहे हैं वो फ्रैक्शन मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से पोलराइजेशन बन गई, दैट इज N p² E/kT। और फिर अगर मैं यहाँ से काय ई निकालूं, तो काय ई क्या होता है? P/ε0 E। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा N p², ई कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू गेट ε0 kT। ठीक है। अब ये जो P की वैल्यू है, ये मैंने ऊपर लिखी थी वाटर के लिए, जो आमतौर पर डायपोल मूवमेंट होता है वो 10⁻³ होता है। और N जो है वो मैंने लिखा था वो 10⁻28 होता है। और इसी तरह रूम टेम्परेचर के ऊपर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप 300 केल्विन लेंगे। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट जो है ये नाउन क्वांटिटीज हैं, आपको पता है इनकी वैल्यूज। तो वो आप यहाँ पे सारा कुछ जो है वो प्लग इन करें, तो काय ई और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखें तो वो तकरीबन निकलेगा 35। एंड देन डाइलेक्ट्रिक ऑफ वाटर जब आप निकालते हैं तो वो निकलता है 1 + काय ई, एंड दैट बिकम्स व्हाट? 36। ये है जो मैंने अपने थ्योरेटिकल मॉडल से निकाला है। ये थ्योरेटिकल मॉडल से मैंने वाटर का डाइलेक्ट्रिक निकाला है। अब मैंने कल भी शायद बताया था कि हमारी जो एक्चुअल डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है, एक्चुअल वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक होता है दैट इज 80। जिसका मतलब है कि काय ई जो है वो क्या होगा? 79। तो मेरा जो काय ई का एस्टिमेट है वो रफली फैक्टर ऑफ 2 कम है, मतलब कम से कम 2 गुना मुझे करना पड़ेगा, और फिर मैं जाके एक्चुअल वैल्यू के करीब हो जाऊंगा। और ये वो थियोरेटिकल एरर है मेरी कैलकुलेशन के अंदर, कि जो मुझे सही जो है वाटर का डाइलेक्ट्रिक नहीं दे रहा। सही वाटर का डाइलेक्ट्रिक कैसे पता चलेगा? मुझे एग्जैक्ट वाटर के जो वाटर का जो है वो उसकी सिमुलेशन करनी पड़ेगी, कि उसके मॉलिक्यूल कितने हैं, उनके दरमियान क्या इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं। और उस को फिर मैं इस्तेमाल करके अगर इसको सॉल्व करूंगा या सिमुलेट करूंगा, तो फिर मेरी वैल्यू जो है वो 80 के करीब आएगी। So this is how you find theoretic, यानी this is how you model the different polarized materials, कि वो कैसे पोलराइज हो गए हैं, और उनका जो है डाइलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट वो कैसे निकलता है। सो आई होप कि ये इंटरेस्टिंग होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगा दिया है, बट आई होप कि ये आपको एक इंट्यूशन बिल्ड करने में मदद देगा कि हम किस तरह से अपने एक फील्ड ऑफ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को उठा के दूसरे फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं अपनी इंट्यूशन को, और उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ों के एस्टिमेट हासिल करने की कोशिश करते हैं। आंसर चाहे गलत आया है, लेकिन मुझे पता है, मैंने शुरू में पता था कि मेरी assumptions जो हैं उनकी वजह से आंसर जो है वो गलत आएगा, लेकिन वो कितना गलत आएगा उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी assumption कितनी गलत है। गैस के केस में भी मैंने assumption ली थी
लेकिन गैस के केस में मेरा जो डायलैक्ट्रिक निकला है, दिस इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो वहां पे मेरा समझ लें assumption जो है वो, मैं कहूंगा कि मेरी काम कर रही है, मेरा मॉडल काम कर रहा है। लेकिन लिक्विड के केस में, वाटर के केस में, या सॉलिड के केसेस के अंदर हमारा जो डायलैक्ट्रिक है वो फैक्टर ऑफ टू, अभी भी ये मतलब इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है ना, जस्ट फैक्टर ऑफ टू जो है ये हम उससे ऑफ हुए। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दी theoretical problems for polarization and other stuff। तो इसे आपको एक एप्लीकेशन भी नजर आ गई पोलराइजेशन की, कि हम किस तरह किसी मटेरियल की जो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज पता करते हैं। और आपके कॉन्सेप्ट्स भी सारे रिवाइज हो गए होंगे, पोलराइजेशन, डाइपोल्स, और ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सेट्रा। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन है तो आप बता दें, फिर मैं आगे जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। जी, सवाल है किसी का या कोई कमेंट, लाइव ऑडियंस में से या उधर हॉल में? ओके, अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स पे। देखें, क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपको असल में सीखने में मदद देते हैं। कोशिश करें आप क्वेश्चन करें, ठीक है ना। और अगर आप ऑडियो में क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो चैट में लिख दें, हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो साथ साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हमें बताते रहेंगे। ऑल राइट। मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स से मुराद ये है कि हमने अब, पहली बात तो ये कि हिस्टोरिकली हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है या मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट है वो कैसे सामने आया। इंसान को तारीखी तौर पे शुरू से ही मालूम था कि ऐसी कोई चीज होती है जिसके अंदर लोहे को खींचने की ताकत पाई जाती है। तो शुरू से ही इंसान जो है वो इसके बारे में पुरस्कार था। और फिर इसकी खसूसियात ऐसी हैं कि जो सिंपल न्यूटन के मॉडल्स थे वेक्टर एनालिसिस वाले, वो उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया। वेक्टर एनालिसिस इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर लिनियरिटी पाई जाती है, और जो फोर्सेस हैं वो 1/r² से जाती हैं, लेकिन उनका जो फील्ड होता है वो वो लीनियर होता है, मतलब लाइन में लाइंस उसकी आप बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, तो इसलिए इसकी जो अंडरस्टैंडिंग भी है हिस्ट्री में वो बहुत बाद आई। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हिस्टोरिकली आई थिंक 1820 के अंदर या 1819 के अंदर ओयरस्टेड जो है ये कोपनहेगन में, कोपनहेगन कहाँ पे है, डेनमार्क के अंदर। कोपनहेगन में एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन के अंदर ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि जब अगर वो दो तारें लें, एक तार लें अगर, ठीक है, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारें, और उसके पास जो है वो एक कंपास निडल रखें, तो उसकी जो कंपास निडल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, एक खास जगह पे रखने से चेंज होती है। तो ये पहली डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि एक करंट कैरिंग वायर जो होती है उसके इर्द गिर्द एक असर पैदा होता है, हालांकि दरमियान में कोई मटीरियल कुछ भी नहीं है। और फिर ये देखा गया कि अगर इस तार और इस कंपास के दरमियान कोई मेटल भी रख दी जाए तब भी ये असर नजर आता है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। पहले पहले लोगों ने शायद यही समझा था कि जब आप एक तार को जो है किसी लेट से बैटरी के साथ लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स के साथ लगाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो चार्जेस जो हैं वो तार के ऊपर स्टोर हो जाते हैं, और वो चार्जेस जो हैं वो शायद कंपास के ऊपर भी स्टोर आ जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो लोग ये समझते थे कि ये फिनोमिना इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, क्योंकि उस वक्त मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में नहीं पता था। तो एक एक्सपेरिमेंट ये था। अच्छा, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, वो ये था कि अगर आपके पास दो तारे हों,
और वो पैरेलल पड़ी हो और दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट जो है वो छोड़ा जाए, I1 और I2 की डायरेक्शन एक ही है, सेम डायरेक्शन है, तो देखा गया कि वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यानी ये वाली तार इधर को भाग जाती है और ये वाली तार, इज दैट करेक्ट? यस, वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को। और फिर एक तीसरा तीसरा एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि अगर आप दो तारे लें, अगेन, एक में करंट ऊपर ले जाएं और एक में करंट नीचे की तरफ जा रहा हो, ऊपर नीचे यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स है, मतलब ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो फिर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पे रिपल्शन है और यहाँ पे अट्रैक्शन है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयार हुआ। अ, अच्छा, अगेन अब उसकी हिस्ट्री में हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये एक्सप्लेन करना है, व्हाई, एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स पहले हुए हैं, ठीक है, तो हमने एक थ्योरी डेवलप करनी है जो इन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सके, व्हाई पैरेलल वायर्स के अंदर जो लाइक करंट्स हैं दे रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट करंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, उसके अंदर जो इसकी एक्सप्लेनेशन फाइनली आई, और अब हम चूंकि रिफ्रेशर स्कूल के अंदर हैं तो हम डायरेक्टली आंसर्स की तरफ जाएंगे बहुत ज्यादा, इसकी इंट्यूशन बिल्ड करने की तरफ। सो इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स जिसके साथ आप छोटा सा एम लिख लें, जो न्यूटन के फोर्स के फार्मूले से ही आप लेते हैं, लेकिन ये वाली फोर्स जो है, दिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला, क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इसमें ये बताया गया है कि क्यू जो है ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज ले लें आप। वी उस चार्ज की वेलोसिटी है, मतलब वो मूविंग चार्ज है। और एफ वो फोर्स पैदा करता है। ये तीन चीजें हैं जो मेरे इख्तियार में है, जिनको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यानी मैंने करंट जब दिया है, ठीक है, तो करंट देने का मतलब ये होता है कि मैंने कोई चार्ज था स्टोर बैटरी के अंदर जिसको मैंने मोशन दी है, तो चार्ज आ गया क्यू, मोशन आ गई वेलोसिटी, और उसका मैंने इफेक्ट देखा है या अट्रैक्शन में या फिर रिपल्शन में। और अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीजें थी जिनको, यानी जिनको जिनके बारे में मैं जानता था। इन तीन चीजों को मिलाकर और कंपास नीडल को वायर के अराउंड रख के, यानी अगर ये एक वायर है जिसमें करंट है, तो कंपास को आप डिफरेंट प्लेसेस पे रखें, यहाँ पे रख के देखें, यहाँ पे रख के देखें, यहाँ पे रख के देखें, ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अगर आप इसको रख के देखें तो हर जगह पे कंपास की डायरेक्शन सेम नहीं है। मैंने बनाई सेम है लेकिन वो जस्ट सिंबॉलिकली बनाई है। तो आप देखेंगे कि इट इज नॉट लीनियर, मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे चार्ज होता है क्यू, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो हर जगह जहां पे भी आप जाएंगे उसकी मिकदार एक जैसी होगी और वो इस तरह से लाइनें बना रही होती हैं, एंड दे आर ऑलवेज डाइवर्जिंग। ये वाला फिनोमिना आप नहीं देखते। इंस्टेड करंट में आप क्या देखते हैं कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर होगी और आप कंपास जगह मुख्तलिफ जगहों पे रखेंगे, तो व्हाट यू सी इज दिस काइंड ऑफ लूप। तो ये आपका वो फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइंस थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो ये जो फील्ड है इसको उन्होंने बी का उस वक्त नाम दिया, बी फील्ड। तो ये बी फील्ड जो है, दिस इज नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर नॉट सेम एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो देखिए ना डाइवर्ज कर रही हैं, और अगर आप एक लाइन को फॉलो करें तो इन्फिनिटी तक वो एक लाइन पे चलता रहेगा, वो खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सामने आया। सो अब ये इक्वेशन मुझे क्या करती है, ये इक्वेशन मुझे उस बी को जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो क्या चीज है, उस बी को निकालने में मुझे मदद करती है। सो मतलब ये कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो मैं इस वायर के लिए फार्मूला लिखूंगा क्यू वी बी। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि यार बी क्या है, तो मैं बताऊंगा बी बेसिकली फोर्स ओवर क्यू वी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल वे या क्वांटिफाई
करने का तरीका है इस बी फील्ड को, जिसको फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया। तो इनिशियली बस इस तरह से ही आप मुख्तलिफ जो है कैरिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड निकाला निकाला करते थे। तो अब अगर चार्ज है तो हमें पता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस वायर के इर्द गिर्द, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। तो जो टोटल फोर्स बन जाती है अब हमारी किसी भी चार्ज क्यू के ऊपर, वो ये बनती है एफ इक्वल्स, अब ये टोटल फोर्स है तो ये होगी क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू। उसमें जो पहला हिस्सा है ये मुझे बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी अगर मेरा चार्ज रेस्ट के ऊपर होता तो फिर जो फोर्स लगती वो सिर्फ ये होती, क्योंकि जब आप रेस्ट पे होंगे तो चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी तो सेकंड टर्म गायब हो जाती है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म इज नाउन एज द जस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट। लेकिन अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देखें, दिस वन, तो दिस इज द पार्ट दैट गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड। और ये है इसको इलेक्ट्रोडायनामिक कह सकते हैं आप, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोडायनामिक एक टेक्निकल टर्म है तो मैं कहूंगा नहीं। तो इसको आप सिंपली कह दें मूविंग चार्ज। तो जब तार के अंदर करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर दोनों जो हैं वो कंट्रीब्यूशन आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मूविंग चार्ज की भी। ठीक है। लेकिन अगर चार्ज बिल्कुल रुका हुआ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। अच्छा, अब हमारा काम जो है आज के और कल के टाइम पे जितना भी हमारा बचा है उसमें हमने मूविंग चार्ज के बारे में कुछ स्टडी करना है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जब भी कोई फोर्स होती है, फोर्स आती है तो उस फोर्स के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनती है। जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दें तो आप उससे डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स दें तो आप उससे डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं वो बना लेते हैं। तो इसी तरह की कुछ मिसालें जो हैं वो यहाँ पर भी हैं। तो बड़ी जल्दी से हम एक या दो मिसालें जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की देखते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक कमेंट कर देना लाजमी है, वो ये कि ये जो बी है, जैसा कि मैं एरोस के ऊपर डाल ही रहा हूँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये कि इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, एट अ गिवन पॉइंट यू कैन ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसमें देखें तो इस पॉइंट के ऊपर लेट से मैं आपसे पूछूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यू विल जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट वेक्टर एंड दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर है तो इस वजह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लेते हैं। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इन जनरल इसके लिए एक रूल भी डिफाइन होता है, विच इज द राइट हैंड रूल। वो राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप वायर को अपने हाथ में पकड़ें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अराउंड कर्ल कर रहा होगा। तो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एवर यू कैरी अ करंट। तो जो करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी योर थंब। ठीक है, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स विच आर कर्ल्ड। अगेन ये क्यों है ऐसे, दिस इज एन एम्पिरिकल फैक्ट, यानी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है। सो एक छोटी सी मिसाल जल्दी से इसकी करते हैं, जिसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का नाम अक्सर जो है वो अपने पार्टिकल फिजिक्स में सुना होगा। ये जो बड़े फर्स्ट जो पहले पहले एक्सेलरेटर बने थे, पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसमें पार्टिकल का मोमेंटम निकालना होता था, तो उसके लिए ये साइक्लोट्रॉन इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी इस्तेमाल होते हैं, रेडिएशन फिजिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल आज भी होता है, लैब्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर साइक्लोट्रॉन रेडिएशन होती हैं। तो ये क्या चीज होती है कि अगर ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और उसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली उसको एक सर्कुलर मोशन देगा। ठीक है, तो मतलब ये कि लेट्स से मेरे पास हाउ शुड आई ड्रॉ दिस, सो लेट्स से मैं इसको सिंपल करना चाहता हूँ। सो एक मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और
उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इन टू द पेपर या अलोंग दिस डायरेक्शन। चलो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। हम कभी कभी ना इस तरह की शक्लें बनाया करेंगे। तो ये बेसिकली इन टू द पेपर आउट ऑफ द पेपर को शो करते हैं। तो ये होता है आउट और ये होता है इन। ये बेसिकली डायरेक्शन शो कर रहा होता है कि इन का मतलब है कि अगर मैं पेपर की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ तो ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इन टू द पेपर। और ये जो डॉट डॉट होता है ये है मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर। या फिर आप एक्सेस ड्रा कर सकते हैं जैसे मैंने ड्रा कर लिए। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है जो कि यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। रेड यूज कर लेते हैं क्यू। और उस चार्ज को वो चार्ज जो है उसको हम किसी तरह से इस तरफ को मूव करवाते हैं। ठीक है, एक्सिस के नाम डजेंट मैटर, मैं सिंपली आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चार्ज अगर कोई और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है तो चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन उसी टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने इस तरफ से इस एक्सिस से अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जो ही मैं ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला और राइट हैंड रूल, अब आप खुद लगा के यहाँ पे देखें तो जो इस के ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, दैट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर आपके पास एक फोर्स जो है वो इस एक्सिस की तरफ लग रही है और पार्टिकल आपका इस एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इन दोनों का रिजल्ट जो बनेगा दैट विल बी अ डिफ्लेक्शन। तो आपको यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन मिलेगी। और अगर आप ये डिफ्लेक्शन करते जाएं हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देके तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। सो दैट विल बी दी सर्कुलर मोशन। ये मोशन क्यों आई है? ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये एफ का जो है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी फील्ड या बी फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर ये बी फील्ड ना होता तो फिर इसने जो है वो सीधे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहना था, इसमें एक्सेलरेशन नहीं पैदा होना था। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बी फील्ड आपने अप्लाई किया। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं कि फोर्सेस को बैलेंस करना है जब यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी क्यू वी बी, जो अभी हमने ऊपर लिखी थी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वेयर ओवर आर। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि इस पार्टिकल का जो मास है वो एम है, क्योंकि ये चार्ज किसी ना किसी पार्टिकल के ऊपर है। तो पार्टिकल का कोई ना कोई मास भी होगा, अनलेस के ये कि फोटॉन है तो वो तो वैसे ही चार्जलेस होता है। तो ये कोई पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे एम भी लगाना पड़ेगा। एंड देन अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस विल बिकम एम बी इज इक्वल टू क्यू बी आर, या दूसरे लफ्जों में जो मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी आर। तो इस इक्वेशन को लगा के आप इस पार्टिकल का मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। और इसको समटाइम्स जो है साइक्लोट्रॉन फार्मूला भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फार्मूला। तो ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है किसी पार्टिकल के साथ। याद रहे कि जो ये वाली वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में सिर्फ आपको दिखा रहा था, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे तो वो पार्टिकल को लीनियर मूव करवाती है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फिर वो सर्कुलर मोशन करवाएगा। ठीक है? इस केस के अंदर। अच्छा, इस एक और मिसाल आप ले सकते हैं। अगर फर्ज करें कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है एक तो उसकी जो है वो मिकदार कांस्टेंट है, और दूसरा मैंने ये कहा था कि जो बी है वो इस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी जो इसकी स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड है या वेलोसिटी है, ये अगर वी और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, थोड़ा सा उसके अंदर पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा, तो फिर आपको पता है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसके अंदर आएगा, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो उसकी वजह से इसकी जो मोशन है वो सर्कल की बजाय हिलिकल बन जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इफ
speed v has a parallel component uh, along b, तो फिर जो इसकी मोशन बनेगी दैट विल बी हेलिक्स कहते हैं उसको। तो मतलब ये कि जो अगर मैं बना के इस तरह से लेट्स से ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और मेरा जो पार्टिकल है वो जब स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको घुमाया, तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होते, फिर तो सर्कुलर मोशन होती। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वी का पैरेलल कंपोनेंट भी है, तो इस वजह से ये सर्कल बनाता बनाता रह जाएगा और वापस आने की कोशिश करेगा एंड एंड सो ऑन। तो इसकी मोशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड दी हेलिकल मोशन। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी जो है मोशन का आ जाता है। याद रहे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है v क्रॉस b के। मतलब ये कि अगर v सारी की सारी पैरेलल हो जाती, कंप्लीटली पैरेलल टू b, तो फिर आपकी मैग्नेटिक फोर्स m लगा लें यहाँ पे, वो जीरो होती और पार्टिकल जो है वो सीधी लाइन में चलता, उसकी कोई मोशन ना होती, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब होता है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है स्पीड के या वेलोसिटी के। ओके, सो ये चंद एक मशहूर मिसालें हैं जो समझ लें कि इससे रिलेटेड है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मोशन है साइक्लॉइड मोशन, तो वो भी आप देखें। आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं उसकी कंप्लीट डेरिवेशन करूं, बट साइक्लॉइड मोशन कुछ इस तरह की होगी कि लेट्स से मेरे पास अगेन उसी तरह से एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का, और इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस डायरेक्शन में बी, और इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस डायरेक्शन में लेट्स से ई, और मेरा पार्टिकल जो है वो मोशन स्टार्ट करता है। तो अगर आप साइक्लाइड मोशन का फार्मूला निकालें, इसके चंद एक नेसेसरी स्टेप्स हैं। सो बेसिकली अगर आप इनको नाम दे लें तो ये एक्स है, और ई को आप जी कह लें और इसको वाई कह लें, तो मोशन आपने वाई डायरेक्शन के अंदर लेनी है। तो आपने क्या किया अभी कि एक पार्टिकल लेना है, और वो पार्टिकल यहाँ पे आपने ओरिजिन पे रख देना है, और उसको किसी तरह धक्का मारना है, ठीक है, कि भाई चलो स्टार्ट करो मोशन। तो उसकी जब मोशन स्टार्ट होगी तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, दैट पाथ इज कॉल्ड साइक्लाइड मोशन इस केस के अंदर। और उसकी आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे आप निकालेंगे, आप चूंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो पहले आप फोर्स निकालेंगे क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी करके, और फिर ठीक है वी क्रॉस बी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बी चाहिए। बी यहाँ पे चूंकि सारे का सारा एक्स डायरेक्शन में है तो आप इसको सिर्फ एक्स एक्स हैट इस तरह लिख सकते हैं, और ई जो है सारे का सारा वो जी डायरेक्शन में है तो उसको आप ई जी हैट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो वेलोसिटी है वो आपको पता है कि वो क्या होगी, वाई जी प्लेन के अंदर होगी विच इज द परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, वाई जी प्लेन के अंदर मोशन सारी होगी। तो इस वजह से जो वी जब आप निकालेंगे तो वो उसकी उसकी दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। जी, क्वेश्चन है किसी का? ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप निकालें। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेक्टर वी है, एक्स में तो मोशन होगी नहीं बिकॉज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मोशन नहीं होती है, अभी मैंने बताया। तो आपकी मोशन जो है वो कन्फाइन होगी वाई और जी प्लेन के अंदर, यानी इस प्लेन के अंदर जो वाई जी के ऊपर है वो बी की तरफ नहीं जाता। तो आपकी जो वेलोसिटी है उसका जीरो कंपोनेंट आएगा, और वाई कंपोनेंट आएगा जिसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, एंड देन जी कंपोनेंट आएगा वो होगा डी जी बाई डी टी। तो ये सारी अगर आप वैल्यू के बाद प्लग इन करें तो यू विल गेट टू इक्वेशंस, ठीक है।
एक आपकी वाई वाली इक्वेशन आएगी, यानी डी, चलें, मतलब इन वाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वाई में होगी और एक जी कोऑर्डिनेट में होगी। ठीक है। और अगर आप फिर उनको सॉल्व करें और ये कपल्ड इक्वेशंस होंगी, तो आप इनका जनरल सोल्यूशन निकालें, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, तो आप देखेंगे कि इनकी जो इक्वेशंस हैं वो ऐसा लगेगा कि जैसे एक सर्कल की इक्वेशन है, और लेकिन वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मैं अब इसका आंसर सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा, तो फाइनली आप ये देखेंगे और उसको ड्रा करेंगे इसके आंसर को, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन, मतलब ये चलता जाएगा। ठीक है, सो ऑन। तो नोट करें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो होता यह है कि पार्टिकल अपनी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना शुरू करता है। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग इब्तदा में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको एक्सेलरेट करवाता है, ठीक है, अलोंग द जी। लेकिन बी जो है एक्स की तरफ, ये उसको घुमाने की कोशिश करता है। तो बी जो है वो, यानी पार्टिकल यहाँ से शुरू करके इधर को जा रहा होता है, जो ही बी स्विच ऑन होता है, बी स्ट्रांग होता है, तो ये इस तरह कर देता है, यानी उसको डिफ्लेक्ट करवाता है। लेकिन जो ही वो डिफ्लेक्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होना शुरू होता है, और फिर वो दोबारा वापस जीरो पे आ जाता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। ठीक है। तो ये उसका पहला, सॉरी, ये उसका पहला पॉइंट आता है जहां पे वो दोबारा रेस्ट पे जाता है। लेकिन वो यहाँ पे रेस्ट पे इसलिए नहीं रह पाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अप्लाई किया हुआ है, तो फिर वो दोबारा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। जो ही इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर उसको सर्कुलर कर देता है। जो ही वो सर्कुलर होता है तो इस पॉइंट पे जाके उसकी मैग्नेटिक फील्ड फोर जीरो हो जाती है, एंड देन वो नीचे गिरने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर स्विच ऑन हो जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे, यानी अगले पॉइंट के ऊपर फिर उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस होती हैं, एंड सो ऑन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मोशन बनती है, जिसको हम साइक्लॉयड मोशन बोलते हैं। तो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, ये बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक्स में भी होता है, और ये यहाँ पे ईएनएम की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। बट दीज आर सम ऑफ दी मोशंस जो एग्जांपल्स के तौर पे आ रही हैं, जिसमें अगर कांस्टेंट बी है और वी बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो साइक्लोट्रॉन बनेगा। अगर वी जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है तो आपका हेलिकल बनेगा। एंड देन अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाएंगे तो फिर आप साइक्लॉइड मोशन आपको यहाँ पे मिलेगी, जो लॉरेंस फोर्स का नतीजा होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लॉरेंस फोर्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और अहम नुक्ता यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्सेस के हवाले से, वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इसको मैं कलर में लिखता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स और या फोर्सेस डू नॉट वर्क। अच्छा, आगे जाने से पहले कोई क्वेश्चन है जो मैं अभी यहाँ पे चीजें कर रहा हूँ, दीज आर जस्ट सिंपल एग्जांपल्स, इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये जो आपने साइक्लॉइड मोशन बताया था, इसको दोबारा फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से ये करता है? सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन। फर्स्ट करें, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्यू। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, ई। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्या करेगा, इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, मतलब इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। तो आपका पार्टिकल जो है वो यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जो ही वो मूव करेगा तो वो मूविंग चार्ज बन गया ना। अब एक मूविंग चार्ज अगर हो और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो क्यू वी क्रॉस बी के मुताबिक ये तभी फोर्स लगेगी ना जब वी होगा। तो अब वी आ गया, वी कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो उस वी की वजह से और उस बी के क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, वो इस के सीधे पाथ को कर्व करने की कोशिश करेगी, यानी इस तरह कर देगी। ठीक है। तो समझ लें कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जो रेड पॉइंट है, यहाँ पे, या बल्कि इससे भी पहले,
मैग्नेटिक फील्ड आपका स्विच ऑन हो गया था। मैंने तो खैर पहले ही किए हुए थे, लेकिन अब हम समझ लें टाइम में इसको फ्रीज करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब डिफ्लेक्शन हो रही है। अब आपको पता है वी क्रॉस बी में वी और बी अगर पैरेलल हो जाएं, और बी की जो कौन से रिलेशन से मैं आपको समझाऊंगी, इसकी वेलोसिटी जो कम होती है यहाँ पे, क्योंकि दो फोर्सेस का आपस में बैलेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको एक एक एक्सिस की तरफ ले जाना चाह रही है, जी एक्सिस की तरफ, और बी जो है वो उसको वाई की तरफ धकेलना चाह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अराउंड द एक्स एक्सिस घूमे, पार्टिकल अराउंड द एक्स एक्सिस घूमे। तो इन दोनों के मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुकाबला होता है, और थोड़ी देर के बाद इन दोनों में बैलेंस होता है, और पार्टिकल जो ऊपर जाना शुरू किया था वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह वापस नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन वो जो ही यहाँ पे पहुंचता है तो अब वो फिर क्या हो गया, रेस्ट में आ गया थोड़ी देर के लिए, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गया। जो ही रेस्ट पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वहां पे मौजूद है, वो तो आपने नहीं हटाया। तो ये फिर क्या करता है, फिर ऊपर उठना शुरू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, लेकिन फिर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा जो है वो उसको डिफ्लेक्ट करेगा, फिर मुकाबला होगा दोनों का, और फिर एक पॉइंट आएगा और फिर रुक जाएंगे, एंड सो ऑन। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहेंगे तो ये इसकी मोशन रहेगी। अच्छा, इसको देखने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है कि फर्ज करें किसी पॉइंट पे जाके मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देता हूँ, तो क्या होगा। लेट्स से थोड़ी देर के बाद मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर देता हूँ, टर्न ऑफ बी। तो अगरचे उसकी मोशन स्टार्ट तो चले, मैं अब वो एक्सेस नहीं बनाऊंगा, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। आपकी मोशन तो इस तरह से स्टार्ट हो रही थी ना, यहाँ से शुरू हुई, फिर यहाँ से शुरू हुई, या फिर चलता गया चलता गया। लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर, लेट से वो यहाँ था जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया, तो अब क्या करेगा, ये भाई साहब जिधर को जा रहे थे ये उधर ही जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसकी मोशन सिर्फ अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं एक्चुअली इसकी स्लोप इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जहाँ जिस तरह भी इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, ये उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सो दिस विल हैपन इफ यू टर्न ऑफ बी एंड लीव ई। लेकिन फर्ज करें कि अगर आप बी ऑफ नहीं करते, बल्कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करते हैं, तो फिर क्या होगा। मैं फिर ड्रा करता हूँ कि ये वाली मोशन हो रही है, चल रही है, चल रही है। अभी आपने क्या किया, आपने किसी पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किया है, तो अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पार्टिकल को ये इस तरह से घुमाना शुरू कर देगा, तो अब ये इधर ही घूमता रहेगा। दिस विल बी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं दोनों को दोबारा ऑन कर दूंगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ये अपनी मोशन दोबारा उसी तरह से जारी रखेगा। यहाँ पे मैंने ई और बी दोनों को ऑन कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, तो ये फिर अपनी वही मोशन स्टार्ट कर देगा। आई होप कि अब ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये साइक्लॉइड मोशन होती है। इट्स बेसिकली अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, जिसको आप लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, चैट में भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दिया करें ऑर्गेनाइजर्स। अच्छा जी, टाइम अब कम रह गया है, लेकिन वो जो मैंने पॉइंट लिखा है, लेट्स एक्सप्लेन दैट पॉइंट कि मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर हमने वर्क निकाला था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स में वर्क नहीं होता। तो वर्क डिफाइन कैसे होता है, वर्क बाय मैग्नेटिक फोर्स। पहले मैथमेटिकली देखते हैं, फिर इसको समझते हैं ये क्यों होता है। वर्क वर्क की डेफिनेशन जनरली क्या होती है, वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या एबिलिटी ऑफ टू डू एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ सिस्टम व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट एंड यू मेक अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। सादा लफ्जों में W इज इक्वल टू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट सम लेंथ एलिमेंट DL। ये होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो F के साथ M लगा रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, तो W के साथ भी M लगाएंगे, मैग्नेटिक वर्क है। तो फार्मूला लगाएं, अब क्या होगा, U V क्रॉस B, ठीक है, डॉट DL। तो ये आ गया। अच्छा, DL से यहाँ मेरी क्या मुराद है, DL से मुराद ये है कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल था और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई,
और वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, यानी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ गया, तो जो उसने फासला तय किया है दैट इज डी एल। अब जाहिर है कि वो अगर मूव कर रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, और उसने कुछ टाइम भी लगाया होगा 1 से 2 तक जाने में। तो हम एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला जो है उससे इस डी एल को लिख सकते हैं वी डी टी। डी टी इज द टाइम इंटरवल जो उसको 1 से 2 पे जाने में लगा, राइट। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू प्लग इन करें यहाँ पे, तो दिस विल बिकम वी क्रॉस डी डॉट वी डी टी, ठीक है। जो वेक्टर लगाना है यहाँ पे, जो स्केलर है उनको तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ एक जगह पे, क्यू डी टी, और बाकी जो चीज है उसको मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लेता हूँ, वेक्टर्स को, ठीक है। तो ये जो चीज होती है वेक्टर एनालिसिस में, आपको पता है दिस इज जीरो, ठीक है, ये जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि v क्रॉस b जो है, इसका जो भी वेक्टर बनेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू v, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, जो v क्रॉस b अगर आप बनाना चाहें वेक्टर, तो लेट्स से वो इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, सो दैट विल गिव यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये मैथमेटिकल रीजन है कि अगर आप जो, और ये जनरल रिजल्ट है, इसमें मैंने कोई assumption नहीं ली, मैंने जनरली एक फोर्स का फार्मूला लिखा जो हर सिचुएशन पे, हर तरह के प्रॉब्लम पे इस्तेमाल होता है। तो जनरली हमने ये निकाला था और हमें पता चला कि वर्क डन इज जीरो। सो इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करती। अच्छा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जब ये नया नया आया कि मतलब इस पे बहुत सारे फिलोसफर्स ने जो है वो वैसे भी किए, और कॉमन सेंस भी नहीं इसको मानती। आपने वो देखी होंगे जो बड़े बड़े कारें या ये जो ट्रेलर होते हैं, इनको अक्सर वो मैग्नेटिक डिवाइस के जरिए उठाते हैं। आप किसी मैग्नेट से आप लोहे लोहा बड़ा होगा, तो मैग्नेट लगा के उसको उठा सकते हैं, तो काम तो आपने किया है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काम नहीं करती? इसकी सेंस डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी लगता है ऐसे है, और बात जगह लोग ऐसी ऐसी यानी आर्गुमेंट्स आपको देंगे, दलीलें देंगे कि आपको मतलब शक होने लग जाता है। यानी मुझे बहुत सारे कोर्सेज के अंदर खुद स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी दलीलें ले आते थे कि लगता था कि यार हो सकती है बात गलत हो, बट एक्चुअली ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिकली भी यही होता है। मैग्नेटिक फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन पैदा करना होता है, ठीक है। तो ये जो क्या करती है, इसका इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली डिफ्लेक्शन होता है ऑफ पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। यानी अगर किसी जगह पे चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है सीधी लाइन के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जगह पे आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके पाथ को चेंज करेगा। मैं रैंडमली ड्रा कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट पॉइंट समझाने के लिए। तो ये उसको डिफ्लेक्ट करेगा लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवाएगा। डिस्प्लेसमेंट वो कैसे कवर कर रहा है, यानी आप ये आर्गूमेंट दे सकते हैं ना कि भाई यहाँ भी तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया ही है ना, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में देखूं तो डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ है, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट इस बी की वजह से कवर नहीं हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट उसी वेलोसिटी की वजह से कवर हुआ है जो वो ऑलरेडी लेके आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड के पास। तो मैग्नेटिक फील्ड ने खुद से उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ उसका एंगल चेंज किया, यानी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया, जिसको हम डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट मैग्नेटिक फोर्स कैन डू। ओके, अच्छा, अब अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स पता चल गई, तो हम एक और चीज इससे डिराइव करना चाहते हैं। मेरे पास 10 मिनट हैं तो मैं वो जल्दी से वो भी कर लेता हूँ। सो लेट्स नेक्स्ट ट्राई टू डिराइव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी फिर हमें बात करनी होगी। अगर मेरे पास डी क्यू अमाउंट चार्ज पड़ा हो कहीं पे, स्मॉल इन्फिनेसिमल चार्ज, और मैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ, तो जो मेरी मैग्नेटिक फोर्स होगी अ, वो क्या होगी?
लेट से ये चूंकि चार्ज बाहर तो पड़ा नहीं होता, ऐसा कहते हैं करते हैं कि इसको मैं ये कहता हूँ कि ये कोई वायर है, वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, तो ये उसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, और मैंने उसके अंदर करंट छोड़ा हुआ है अ, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर करंट मौजूद है। तो ये डी क्यू जो है ये उस करंट कैरिंग वायर के अंदर जो कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू दी अदर, ये वो चार्ज है। और आपको पता है करंट अगर आप डिफाइन करें तो वो क्या होता है, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, ये करंट है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और अगर आपके पास एक लाइन हो तो आप इसको, अगर अगर मतलब ये कि अगर आपके पास एक लाइन में चार्ज सारा पड़ा हो तो उसकी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर पाते हैं, और उसको हम आमतौर पे ग्रिफिथ की नोटेशन के मुताबिक लैम्डा से जाहिर करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं इसका करंट लिखना चाहूँ तो वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट इज हाउ यू कैन राइट दी करंट। तो ये एक डिफरेंट मेथड है करंट को लिखने का, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना आपने। एक में मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी के साथ, लेकिन दूसरी में मैं करंट का रिलेशन बना रहा हूँ वेलोसिटी के साथ, बिकॉज वेलोसिटी के बगैर तो करंट नहीं है ना। तो वो वेलोसिटी जो है वो कहाँ से आती है, वो अगेन जो टाइम वाला फैक्टर था वो ऑब्जॉर्व करके आती है। अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो हाउ डू आई राइट दिस, सो डी क्यू बाय डी एल कर लें अगर लैम्डा को, तो डी क्यू क्या होगा, लैम्डा डी एल, सो करंट बन जाएगा लैम्डा डी एल ओवर डी टी। और लैम्डा को अगर मैं साइड पे रखूं तो डी एल बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी है। तो दिस इज द रिलेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मतलब अंडरस्टूड चीजें हैं, ये हमने आई थिंक पहले भी की हुई हैं, बट एनीवेज। और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा करंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लिखें इस सो मूविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखें तो वो क्या होगा। तो मैं बेसिकली आपको पता है वो क्या होगा, वी क्रॉस बी आएगा, और उसके साथ आप डाल देंगे जो भी चार्ज है विच वाज डी क्यू, तो उसके लिए वजह से स्मॉल फोर्स आएगी। और वी क्रॉस बी को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, लैम सॉरी, डी क्यू को मैं यूं भी लिख सकता हूँ लैम्डा डी एल डी एफ एम। और अगर मैं नेट फोर्स पूरे वायर पे निकालना चाहता हूँ तो मैं पूरी लेंथ एलिमेंट के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो दैट विल बिकम लैम्डा वी क्रॉस बी। लैम्डा को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि स्केलर है। सो ये है फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के लिए, ठीक है। कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर या कहीं भी कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसमें चार्ज जो है वो मूव कर रहा है ड्यू टू सम फोर्स, यानी वो मूविंग चार्ज है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी, ये उसका फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे ये फार्मूला होता है व्हेन लैम्डा इज इन जनरल नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर यूनिफॉर्म लैम्डा हो, जो कि मोस्ट केसेस में होता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो फिर आप लैम्डा को इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं एंड देन दिस बिकम्स वी क्रॉस बी डी एल। तो इस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, मतलब पूरी तार में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ये नहीं हो रहा कि तार कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म। सो दैट इज द फार्मूला फॉर दैट।
और अभी मैंने ऊपर डिफाइन ये किया था कि लैम्डा वी जो होते हैं ये मिला के करंट बनाते हैं आई। तो मैं वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला करंट की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो दैट विल बिकम आई क्रॉस बी डी एल। सो दिस इज द magnetic force in terms of current carrying wire या current carrying line element। सो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लिखा है। आप इसी तरह के फार्मूले अब थोड़ी सी अगर आप हिम्मत करें, डेरिवेशन करें, तो यू कैन राइट फॉर, सो दिस दिस वाज फॉर लाइन। और अगर आपके पास सरफेस में चार्ज जा रहा हो तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो ग्रिफिथ की नोटेशन के मुताबिक दिस विल बिकम, सरफेस करंट जो है दैट विल बिकम के क्रॉस बी डी ए की जगह, डी एल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, डी एरिया, स्मॉल एरिया, वेयर के यहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन किया था ना कि लैम्डा वी इज इक्वल टू आई। तो इसी तरह सरफेस के केस में आप डिफाइन करते हैं के इक्वल्स वेलोसिटी, और लीनियर चार्ज की जगह पे आ जाएगा सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअली। और ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए, कि फर्ज करें कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी और उसके अंदर वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में करंट जो है वो जा रहा है। तो उस केस में आप इसको लिखेंगे जे क्रॉस बी, वेयर जे इज द करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और एरिया की जगह पे यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आप डी टाउ यूज करते हैं ग्रिफिथ की नोटेशन में, लेकिन ये याद रखना है कि ये वो होता है। सो दिस इज द वॉल्यूम केस। और जे जो है वेक्टर फिर उसी तरह से डिफाइन कैसे होगा, v वेलोसिटी आएगी और उसके साथ आप क्या लगाएंगे अब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रो। तो ये तीन केसेस बनते हैं। पहला जो है वो सिंगल लाइन के लिए, यानी अगर आपकी इस तरह की स्ट्रेट वायर है, और ये वाला बनेगा अगर आपके पास एक सरफेस है जिसमें करंट जा रहा है। चलो ये आपको बॉक्स ना लगे इसलिए मैं इसको थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ। तो इस तरह की सरफेस अगर हो और अगर वॉल्यूम हो, लेट से जैसे स्फीयर होता है, तो उस केस में आप इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं। ठीक है। आ, मेरे पास अगेन टाइम सिर्फ थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैं अपनी उस इक्वेशन तक पहुंच जाता हूँ जो मुझे बहुत अजीज है और उसके पीछे बहुत ज्यादा जो है फिजिक्स छुपी हुई है। और उस इक्वेशन को हम डिराइव कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बस डेरिवेशन रह रही है। तो इन जनरल हम जनरल केस यहाँ पे लेंगे जो कि वॉल्यूम के लिए होगा, यानी वॉल्यूम करंट के लिए होगा। तो उसमें अगर आप करंट निकालना चाहते हैं, यानी अगर आपको गिवन है सम करंट डेंसिटी जो कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, वो अगर आपको गिवन है, उससे आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन होता है, हम्म, मिसाल समझाने के लिए ऐसा करता हूँ कि एक क्यूब ले लेता हूँ, ये जरा आसान एग्जांपल होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है? तो इस पूरे क्यूब के अंदर जो है ना वो ये करंट मौजूद है और उसकी ये करंट डेंसिटी है जे। और मुझे ये कहा जा रहा है कि आपने करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है गिवन दिस डेंसिटी। तो उसका तरीका ये होता है करंट निकालने का कि आप इस सरफेस में, जितनी भी सरफेस आपको बोली गई है, उसके ऊपर आप एक यूनिट जो है वो एरिया लें, एरिया डिफाइन करें, स्मॉल इन्फिनिटेसिमल एरिया। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमल एरिया है ब्लू रीजन, और इसके साथ एक नॉर्मल वेक्टर है विच इज द एन वेक्टर विच इज द परपेंडिकुलर वेक्टर, जो मेरे इस एरिया को वेक्टर एरिया बना देता है। तो वो इन्फिनिटेसिमल एरिया को मैं कैसे लिखूंगा, डी ए वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट स्मॉल एरिया, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल वेक्टर, तो वो उसको वेक्टर एरिया बना देगा। इस वेक्टर एरिया के साथ अगर मैं जे का डॉट ले लूं ओवर द सरफेस और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे करंट देता है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं जे डॉट डी ए निकालूं
और इस पूरी सरफेस पे जो भी मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वन बाय वन ये छोटे छोटे सरफेसेस बना के इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर जगह जगह पे मैं ये छोटी छोटी सरफेसेस बनाता जाऊं, डीए, एंड देन उस पर इंटीग्रेट करता जाऊं, तो दैट विल गिव मी द टोटल करंट। सो दिस इज सिंपली सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। और इस सरफेस इंटीग्रल से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम इंटीग्रल, करंट इंटीग्रल कह लें या वॉल्यूम इंटीग्रल, यूजिंग व्हाट, आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देता है, डाइवर्जेंस थ्योरम जिसको कहते हैं। आपको पता है कि अगर कोई सरफेस इंटीग्रल है और वो क्लोज सरफेस है, तो दैट विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर जो भी यहाँ पे मौजूद है ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था कि सरफेस से जो भी चीज निकल के आ रही होगी वो जाहिर है कि अंदर वॉल्यूम की मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम है इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, और अ, ये मुझे ये बताता है कि इस सरफेस में से जितना भी अ, जो कुछ भी निकल के आ रहा होगा डिफरेंट जगह पे, अगर आप डीए बनाते जाएं, तो वो उसकी अगर मैं लाइंस लगाऊं कि कितनी लाइंस उसके अंदर से निकल के आ रही हैं, तो वो लाइंस की तादाद उतनी ही होनी चाहिए जितनी उस वॉल्यूम के अंदर मौजूद थी। तो ये है इस इक्वेशन का मतलब। ठीक है, इसका और इसका ये मतलब है। और यहाँ पे जो कि हमारा जो वेक्टर है वो चार्ज को शो कर रहा है, तो बेसिकली दिस इज गारंटी बाय द चार्ज कंजर्वेशन, बिकॉज द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, राइट, विच फ्लोज आउट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, जो भी, अगर मैं कोई चार्ज लूं जो इस सरफेस से बाहर निकल के आ रहा होगा, तो वो वही चार्ज होगा जो वॉल्यूम के अंदर ऑलरेडी मौजूद। इसी क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है? अब इस ये जो वॉल्यूम वाली टर्म मैंने की है इंटीग्रल वाली, इसको थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं कि जे जो है, अभी मैंने आपको बताया था हम जे को डिफाइन कर सकते हैं एज रो वी। ठीक है, तो रो से आप अगर आप इसको रिप्लेस करें, तो रो क्या बता रहा है, करंट के, या करंट डेंसिटी, नो सॉरी, रो बता रहा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। रो ये बता रहा है कि जितना डेल डॉट जे में डाइवर्जेंस पाई जाती है, डेल डॉट जे डाइवर्जेंस को शो कर रहा है, दिस इज डाइवर्जेंस, दैट शुड करस्पॉन्ड टू समथिंग। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो मैंने एक सरफेस बनाई है उसके बाहर बहुत सारे एरोज जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये मुझे बता रहा है कि कोई चीज डाइवर्ज करके इस सरफेस में से बाहर निकल रही है। तो अगर कोई चीज निकल रही है सरफेस में से बाहर, तो अंदर वॉल्यूम के अंदर कोई चीज कम हो रही होगी। और चार्ज कंजर्वेशन मुझे ये बता रही है कि वो बेसिकली वॉल्यूम चार्ज है जो सरफेस के अंदर कम हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा वॉल्यूम चार्ज कम हो रहा है, ये मैं लगा भी लेता हूँ, तो दैट शुड हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ये रो डी टाउ बेसिकली टोटल चार्ज होता है ना, मतलब यू नो दैट अगर मैं रो डी टाउ लिखूं तो दैट इज जस्ट क्यू। तो अगर मैं इसके साथ डी टी लगा रहा हूँ तो इसका मतलब डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूँ ना, विच इज द डेफिनेशन ऑफ करंट ऑल्सो, बट एनीवेज। लेकिन ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है, जो मैंने अभी लफ्जों में कहा। टाइम पूरा हो गया, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं खप सकता, बट एनीवेज। तो ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल था, एक तरफ मेरे पास डाइवर्जेंस वाला पार्ट आ रहा है और तरफ ये आ रहा है। अब क्योंकि ये डी बाई डी टी जो है ये इस पूरे इंटीग्रल पे तो लग रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम जो है ये आर्बिट्रेरी है, इसलिए मैं डी बाई डी टी की बजाय इसको पार्शियल डेरिवेटिव पे भी लिख दूं तो तब भी ये बात ट्रू रहती है, बिकॉज डी टाउ वाज एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम। सो फाइनल जो इक्वेशन मेरे पास आई है, दैट इज डेल डॉट जे डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रल विल बी इक्वल टू माइनस, और रो भी अगर आपका
चलें अभी उस डिटेल में नहीं जाते। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है, एंड बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एनी वॉल्यूम, जिसका मतलब है कि जो वॉल्यूम मैं यहाँ पे राइट साइड पे लेके इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं उसी वॉल्यूम से लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेट कर रहा था। तो दोनों केसेस में मेरा वॉल्यूम सेम है, तो ज्योमेट्री पे लॉज ऑफ फिजिक्स डिपेंड डिपेंड नहीं करते, इसलिए मैं ज्योमेट्री को इग्नोर कर सकता हूँ। और मेरी ये सिंपल इक्वेशन बगैर इंटीग्रल के क्या बनेगी, माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन in magnetostatics, and this is called continuity equation. ये आपने शायद पहले भी देखी हो, बट कंटिन्यूटी इक्वेशन इज अ गारंटी ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन। तो जहां कहीं भी आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो करवानी है, कंजर्वेशन करवानी होती है, तो आप उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं। और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किस चीज के लिए लिखी गई है, ये लिखी गई है कि करंट डेल डॉट जे जो है करंट डेंसिटी, उसका अगर आप डाइवर्जेंस लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द डिक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो डेल डॉट जे किसी सरफेस से बाहर आने वाला डाइवर्जेंस है, एंड देन पार्शियल रो बाय पार्शियल टी जो है ये शो कर रहा है कि जो वॉल्यूम के अंदर चार्ज था वो कम हो रहा है। सो कंटिन्यूटी का मतलब दूसरे लफ्जों में चार्ज कंजर्वेशन ही होता है। सो आई थिंक यहाँ पे मैं अब स्टॉप करूंगा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। कल फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन हम कंटिन्यूटी क्वेश्चन पे करेंगे, एंड देन बियॉन्ड सावर्ड लॉ और डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी तरफ चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा हमने अभी और एक्सप्लोर करना है, तो कल हमारा शायद लास्ट लेक्चर है, तो कल हम ये काम करेंगे। जी क्वेश्चन। चैट में काफी चीजें मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझ तक पहुंची नहीं है, तो अगर वहां पे कोई सवाल है तो मुझे बता दें। एक सवाल याहिया की तरफ से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि आप मैग्नेटोस्टैटिक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं। इफ मुझे मैं अगर इनका सवाल सही समझाऊं तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैग्नेटोस्टैटिक एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर चीज पे लगाया जा सकता है, हम स्टडी ही क्यों कर रहे हैं, छोड़े मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी, ठीक है ना। तो एक तो ये इसका आंसर है कि भाई आप किसी भी चीज पे ये क्वेश्चन लगा सकते हैं कि पिछले लोगों ने 100 साल लगा के एक फील्ड जो डेवलप किया था वो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर दूसरा सीरियस आंसर लेना चाहते हैं तो उसकी रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना, दीज आर अप्रोक्सीमेशंस फॉर अ ब्रॉडर फील्ड जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो इक्वेशंस होंगी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी, मुश्किल होंगी। और आप चाहते हैं कि हर जगह आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को ना घुसाएं। अगर आपका प्रॉब्लम ये डिमांड कर रहा है कि बाय एज्यूमिंग स्टैटिक करंट्स या बाय एज्यूमिंग स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो खैर डायरेक्ट एप्लीकेशंस कैपेसिटर में और उन चीजों में आपने देखी है, मैग्नेटोस्टैटिक्स की भी डायरेक्ट एप्लीकेशंस होती हैं। फर्ज करें मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके जिसके जितने हिस्से पे मैं इंटरेस्टेड हूँ वहां पे करंट कांस्टेंट है और करंट चेंज नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा करंट चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो वो स्टडी करंट होगा। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैलकुलेट करूंगा वो मैं मैग्नेटोस्टैटिक से कैलकुलेट करूंगा। उसके लिए मुझे मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने जान जो है ना वो खुद से मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द आंसर। तो दीज आर ऑल जस्ट अप्रोक्सीमेशन जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काम आती हैं। मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप इन अप्रोक्सीमेशन से अ, एक अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं और आपका आंसर जो है वो ठीक रहता है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं उसके उसके हिसाब से आंसर ठीक रहता है। तो दैट इज माय सिंपल आंसर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हम देख लेंगे मैग्नेटोस्टैटिक की एप्लीकेशन। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन। सर ड्यू टू
time limitations, we can end up here. So inshallah, all the questions will be answered in the next section. चले ठीक है, यहीं पे स्टॉप चलो ठीक है, यहीं पे stop.